अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी जनाब, एहसान। सर लास्ट टाइम मैं आपके पास जब आया था तो मैं आपसे एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में आपने बताया कि इंसान मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र रखते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। हर किसी इंसान का दूसरे इंसान से सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और इसमें आपने कुछ मुझे पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग बताए थे, तो कुछ वो फहरिस्त में मैंने थोड़ी सी रद्दोबदल करके आज उसी पर हम पूरी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक इंसान क्या इनेटली अपनी सोच लेकर आता है कि वो इस जाविया नज़र से सोचता है, या उसके ऊपर उसके हालात, उसके वालदेन, या जहाँ वो पला बड़ा होता है, उसकी स्कूलिंग कहाँ होती है, ये सब चीजें मिलके उसे उसका एक सोचने का अंदाज बनाती हैं? हाँ जी, हाँ, असल में दोनों चीज़ें कह लीजिए। टोटल जो चीज़ें हैं इंसान को बनाने वाली हैं वो पांच हैं। एक इंसान की फितरत है जो तकरीबन तमाम इंसानों में यकसा है। दूसरी चीज़ उसकी सलाहियतें हैं। हर इंसान की सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो सलाहियत भी उसकी शख्सियत को बनाने में काम करती है। सोच कैसे सोचना कैसे है, काम कैसे करना है, तो ये सलाहियत उसके। तीसरी चीज़ मिजाज है। मिजाज सलाहियत से डिफरेंट है। मसलन कोई गुस्से वाला है, कोई नरम है, कोई मोहब्बत वाला है, कोई खिदमतगार टाइप है। ये मिजाज चीज़ें होती हैं। ये भी सोचों में, फिक्र में, थॉट में असरअंदाज होती है। और चौथी चीज़ एजुकेशन है। मसलन आपको आपकी डॉक्टरी ने मुझसे डिफरेंट बनाया होगा। मुझे मेरी लाइन की जो तालीम इल्म है उसने मुझे डिफरेंट बनाया है। और पांचवी चीज़ कल्चर, तहजीब, घर। ये ये पांच चीज़ें हैं जो मिलकर किसी भी इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। और वो फिर अपनी सोचों में भी, अपने रवैयों में भी, अपने उठने बैठने में भी मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन जो फितरत है, कल्चर है, तहजीब है और इंसान का जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो हमसे काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। इसलिए एक कुछ बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी नज़र आ रही होती हैं। लेकिन बहरहाल वो हम हर आदमी दूसरे से कुछ ना कुछ फ़र्क होता है अपने इन पांच चीज़ों के जो टोटल पैकेज बनेगा उनका, उसकी वजह से वो डिफरेंट आदमी होता है हमारे मुकाबले में। क्योंकि मेरा घर, अगरचे मैं पंजाब में रहता हूँ और आप ही पंजाब में रहते हैं, लेकिन मेरा घर एक ही मोहल्ले में रहते हुए भी आपके घर से मुख्तलिफ हो सकता है। क्योंकि मेरे वालदैन का मिजाज, उनका जो माहौल उन्होंने बनाया या उनकी जो तरजीहात है, उसकी वजह से मेरा घर मुझे डिफरेंट बनाएगा बिल्कुल साथ हमसाए वाले घर के अंदर पलने वाले इंसान के मुकाबले में। ठीक है, अब मैं एक एक करके जो आपने फहरिस्त बनाई थी वो ये आपके सामने रखता जाता हूँ, ताकि आप उसके कुछ مثبت पहलू हर सोचने के अंदाज के और साथ ही मनफी पहलू भी हमें बताते जाएं। पहला था कि रुझान से लगाओ, और फिर वहां से इस्तेदलाल की तरफ आना, यानी कि एफिलिएशन से रीजनिंग की तरफ आना। जी, हाँ, ये एक हमारा अमूमी जो अंदाज होता है। मिसाल के तौर पर सियासत में देखें तो एक लीडर को मैं पसंद करता हूँ, तो उस लिहाज से मैं सोचूंगा, तो उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनूंगा। मैं एक दीन को पसंद करता हूँ तो मैं उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनूंगा। मैं किसी आइडिया को पसंद करता हूँ तो इनके यहाँ पहले एफिलिएशन डेवलप होती है, मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, और फिर उसके लिहाज से वो चीज़ों को सोचते हैं। तो इनके यहाँ हमेशा ऐसे ग्रुप के यहाँ जो ये ग्रुप होता है, इनकी एक तादाद ज़्यादा होती है मेरे तजुर्बे की हद तक। तो ये यहाँ से सोचते हैं। इन लोगों का एक बड़ा रोल होता है उन चीज़ों को साबित करने में जो ये मान रहे होते हैं। चुनांचे जब इन पर अटैक होता है तो अपनी एफिलिएशन की वजह से ये उसका भरपूर दिफा करते हैं उन चीज़ों का जिसको वो पसंद कर रहे होते हैं। इस दिफा की वजह से फिर वो जो भी इस्तदलाल या जो रवैया, जो भी तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, वो आपके लिए, दूसरों के लिए एक सहारा बन जाता है कि चलो जी, ये बात इस वजह से ठीक है। लेकिन इनके यहाँ नक्स ये पैदा होता है कि ये इल्मी लोग नहीं होते। इनको दलाइल दे लें तो वो कहते हैं नहीं। तो जैसे पुराने लोग कुरैश, मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि बात समझाने के लिए, ये नहीं कि ऐसे मिजाज के लोग सारे कुरैशी होते हैं या कुरैश की तरह होते हैं। वो कहते थे माल फ़ैन अलैहि आबाना, कि जिस पर हमने अपने बाओजाद को पाया उसको छोड़ दें हम। ये कैसे हो सकता है? तो ये एफिलिएशन से सोचने का अंदाज था। हालांकि कुरान दलाइल दे रहा था, उनकी बात की गलती वाजे कर रहा था, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि नहीं, हम बस जो हमारे पुराना बुजुर्गों का तरीका है उस पर जुड़े रहें, जमे रहें। तो ये इनके यहाँ नक्श भी ये पैदा होता है कि ये वो जो हक को मानने का, हक को तस्लीम करने का रुझान होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये एफिलिएशन से।
یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی عقلی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر اس مزاج کو طاری کر لیتا ہے. یعنی ہوتا نہیں ہے وہ علمی طور پر بہت مضبوط ہو سکتا ہے، بہت لاجیکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی چیز میں پھنس کے یہ کر لیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سائنٹسٹ آدمی بھی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ایسی ایفیلیشن رکھ لے گا کہ سائنس کے میدان میں وہ بڑا عقلی ہوگا، سمجھدار ہوگا، لیکن یہاں پر وہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر وہ آپ کو بات نہیں ہماری بات نہیں سنے گا، یا کسی آئیڈیا کے ساتھ یا کسی نظریے کے ساتھ. ایسا ہی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ملحدین کی طرف سے، کہ الحاد کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے بس اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری بات نہیں سنتے. ان کو دلائل جتنے مرضی دے لیں، ان کے لیے وہ بے معنی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ پہلے ایفیلیشن ہے. تو ہر جگہ پہ آپ کو مذہب میں، سیاست میں، سائنس کے اندر، علوم، دوسرے علوم کے اندر، زندگی کے کسی میدان میں آپ کو ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملے گی جو پہلے کسی چیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں پھر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ مند بھی ہیں اپنے دفاعی پہلو سے، اور نقصان دہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ بعض ایسی چیزوں کا دفاع کر جاتے ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی، اور جھوٹ میں ہی پڑ سکتے ہیں کہ غلط بات پہ پیچھے لگ کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور فائدہ ان کا ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا میٹیریل فراہم کر دیں گے، یا ایسے رویے آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر ان کی رائے بھی وہی ہو، ان کی ایفیلیشن بھی اسی چیز کے ساتھ. ٹھیک. سر دوسری کیٹیگری تھی نقصان سے بچنے والے، یعنی کہ لاس اوائیڈنٹ تھنکرز. ہاں، یہ جو مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، وہ میٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں. تو وہ ہر چیز میں گین اور لاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ یہاں تک بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں صاحب سے ملنے جا رہا ہوں تیمارداری کے لیے، تو اس کا مجھے فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا، یا ابھی کیا فائدہ ہوگا. یہ جو سوچ ہے، یہ آ، پہلے جو گروپ تھا اس کے مقابلے میں یہ زیادہ نیگیٹو نتائج دیتی ہے، اور پازیٹیو بھی دیتی ہے. کیونکہ پازیٹیو اس معنی میں کہ سوسائٹی میں جو یہ بات اصولی طور پر میں یہاں عرض کر دوں کہ ہر نیگیٹو چیز، ہر بری چیز اور ہر اچھی چیز فائدے بھی رکھتی ہے، نقصان بھی رکھتی ہے. تو جو میٹیریلسٹک اپروچ والے ہیں بظاہر دیکھیں تو یہ ایک نیگیٹو لگتا ہے، دنیا دار آدمی ہے، یہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے. لیکن یہی لوگ ہیں جو سوسائٹی میں معیشت کے پہیے کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ اگر نہ ہو تو معاشرے میں سارے ہی فقیر بن کے رہ جائیں گے. تو ان کی جدوجہد یہ کام کر رہی ہوتی ہے. بس ان کو یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی کے نہ ہو کر رہ جائیں، کچھ دوسری چیزیں بھی ان کے پیش نظر رہنی چاہیے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مادے کی وجہ سے، جس کو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ تم میری آیتوں کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی بات ماننے کا تو کاروبار بند کرنا پڑے گا، یہ ہو جائے گا، یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا. تو یہ فائدے کو سامنے رکھ کر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. یہ اس لحاظ سے نقصان دہ ہو جاتے ہیں اپنے لیے کہ یہ فائدہ دیکھتے دیکھتے حقائق کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ لوگ ایک نئے راستے تلاش کرتے ہیں، معیشت کے راستے کھولتے ہیں، اور ان آرا کو یا ان آئیڈیاز کو زور لگا کر دھکیلنا یا سپریس کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے خیال میں کاروباری زندگی کے لیے، گین کے لیے، فائدے کے لیے، ان کے مادی نقصان کا باعث بننے والا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو یہ اس کشمکش کے پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ادھر حق ہوتا ہے، ادھر یہ کشمکش ہوتی ہے کہ نہیں، اس بات کو ماننے میں رکاوٹ ہوگی، ماننا چاہیے یہ حق ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا نقصان ہوگا. اس کے نتیجے میں حق بھی پالش ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی پالش ہوتے ہیں. ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ حق بات ماننے والی ہے تو اس کو ماننا چاہیے، لیکن وہ مان نہیں رہے ہوتے. تو حق اپنے زور سے ان کے اندر سے میٹیریلسٹک اپروچ کو کمزور کرتا ہے، اور حق بیان کرنے والے خود اپنے حق کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے لیے قابل قبول ہو جائے. اس کشمکش میں یہ جو چینج کرنے والے ہیں حق کو، یہ بعض اوقات فائدہ کر دیتے ہیں کہ ایک ایسی پریزنٹیشن سامنے آ جاتی ہے جو ایک حق پہ قائم رہتے ہوئے ہم دوسرے لوگوں کا فائدہ کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم حق کو اتنا مولڈ کر دیتے ہیں کہ وہ حق ہی نہیں رہتا، یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ اس پہلو سے سوسائٹی کا ایک اچھا رکن ہوتے ہیں کہ یہ مادی دنیا کے تحفظ کے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو بات سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن
अगर हम बात को आहिस्ता 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 पॉलिश करते जाएं, जो इनके काबिल कबूल हो जाए, हक रहे तब, तो ये एक फायदा ये होता है कि ये सोचों को, दूसरे की सोचों को असरअंदाज होते हैं। लेकिन ये चूंकि नुकसान ज़्यादा उठाते हैं हक के मुकाबले में, इनके यहाँ जो जज्बा है कि नुकसान ना हो, मादी फायदा रहे, मुझे कोई मुशक्क़त में ना जाना पड़े, मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी ना पड़े, मैं मेरी कमाई कम ना हो, इस वजह से ये हक को कबूल करने में रुकावट बनाते रहते हैं और अपने अपना नुकसान इस पहलू से करते रहते हैं। इनका इम्तिहान ज़्यादा संगीन होता है कि इनका जो हिर्स और लालच है, ये इनको फिर हक से दूर कर देती है। तो इनको अपने ऊपर काबू पाना होता है। अलबत्ता जो कम्युनिकेशन है इनके साथ उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम इनको उनके तरीके पर बात समझा दें कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, ये तुम इस तरह से मान लो, इतनी। चुनांचे इन्हीं लोगों ने फिर हमारे यहाँ किताबुल हियल तख्लीक करवाई कि हमने फतवे ऐसे दिए कि जिसमें हीले से महसूस होते हैं। तो ये मसलन तलाक दे कर आ जाएंगे और चाहेंगे कि तलाक मैंने दे दिया लेकिन मुझे तलाक का नुकसान ना हो, बहाल हो जाए दोबारा, मुझे हक महर ना देना पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। ये फिर इस तरह के चीज़ें लेके आते हैं। तो ये सोच का अंदाज भी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करता है। लेकिन इनका अपना रोल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी नाकिस पैदा नहीं की है, फजूल पैदा नहीं की है। लेकिन बहरहाल इनके लिए एक सख्त इम्तिहान होता है। तो दलाइल यहाँ काम नहीं करते, यहाँ फ़ायदा नुकसान का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा काम करता है। चुनांचे बाज बहुत नफीस किस्म के लोगों को मैंने देखा है कि भाई तुम ये बात कर रहे हो, मसलन हक की बात कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, ये जुमला आराम से ये लोग बोल देते हैं कि इस्लाम ने क्या दिया है हमें, इस्लाम ने क्या मादे की फायदा दिया है। वो देखो दूसरी कौमें तरक्की कर गई हैं, क्योंकि उन्होंने फायदे के लिहाज से ही दीन को देखना है, हर चीज़ को फायदे के लिहाज से देखना है। तो ये एथिस्ट में भी, मजहबी लोगों में भी, और आम दुनियादार जो दुनिया के काम कर रहे हैं, जो भी शोबे हैं जिंदगी के, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये इसी तरह के तबसरे करते हैं, वो तुमने ये काम किया था उसका क्या फ़ायदा हो, क्या नतीजा निकला, ये इसी तरह से सोचेंगे। तो इनके साथ इस्तदलाल कायम करना, इनके साथ दलील देना, ये कभी कभी फ़ायदा देता है, ज़्यादा नहीं देता। ठीक, आपने अभी बात की कि ये लोग नई राहें भी खोलते हैं, खास करके मादियत परस्ती वाली लाइन में। लेकिन देखा जाए तो अगर एक शख्स इस सीनियत से अपने कारोबार में भी चल रहा है कि मैं नुकसान से बचता रहूं, तो वो अपने उस पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पे यूज कर ही नहीं पाएगा। यानी कि वो रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी होगी ही नहीं। या नहीं, ये रिस्क वो वाला रिस्क ले लेते हैं जिसमें इनको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, वो ये रिस्क ले लेते हैं। वो रिस्क ये होता है कि अच्छा मैं 10 लगाऊंगा तो 200 कमाऊंगा, यहाँ पर वो रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं ये, क्योंकि फायदा नजर आ रहा होता है। तो फायदा इनको जहां भी नजर आ रहा होगा, ये हो सकता है कि किसी ऐसे आदमी से मिलने चले जाएं जिनसे नफरत करते हो, लेकिन फायदा नजर आ रहा है तो चले जाएंगे। तो ये रिस्क भी ले लेते हैं और फायदे के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं ये लोग। तो बहरहाल इनके लिए ये मुश्किल होती है कि वो फायदे को कभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। ठीक, ये मुश्किल। आपने आपने इन लोगों के साथ मादी फायदे को जोड़ा है, तो इस पे मुझे याद है मैं अबू यहया साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने फरमाया था कि रूह मादियत के बोझ तले दफन हो जाती है। तो इन लोगों की इस ज़हनियत का इनके बातिन पे क्या असर पड़ता है? हाँ, अहम बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी चीज़ जो आपकी फितरत को या रूह को दबा दे वो नुकसानदेह है। बाज़-औक़ात आपका सिर्फ रूहानियत ही आपकी रूह को दबा देती है। तो बिलाशुबा मादियत जो है वो भी, या मादा परस्ती जो है, ये रूह के लिए ज़्यादा संगीन चीज़ है। लेकिन ये जो बात हम कहते हैं कि रूह के लिए ज़्यादा संगीन है, इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है जिसको मैं नहीं चाहता कि वो बीच में लाया जाए। लेकिन मैं इस टर्म में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इस टर्म के बात करने का मतलब है कि मैं उस पूरी थ्योरी को मान लूँ कि जो हमें गौतम बुद्ध से मिली है या हमें यूनानियों से मिली है, कि रूह को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को मादी फायदा कम पहुंचाएं। नफ्स को यानी जिस्म को तकलीफ देंगे तो रूह आगे बढ़ेगी, इस जिस्म को कमज़ोर करेंगे तो रूह ताकतवर होगी। अगर इस कंपैरिजन में ना लिया जाए तो बात ठीक है। यानी कि इससे किसी ना किसी हद तक हमारी रूहानियत, मजहबी रूहानियत अफेक्ट होती है। आज या कह सकते हैं। ठीक।
अगली सर कैटेगरी की बात करते हैं, अकेले रह जाने के डर वाले, जो इस सोच से सोचते हैं कि हम कहीं अकेला ना रह जाए। असल में ये लोग वो हैं जो सोशली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, मिलना जुलना, गपशप लगाना, पार्टीज करना, इस तरह की चीज़ें इनके मिजाज का हिस्सा होती हैं। ये लोग अकेले नहीं रह सकते। तो चुनांचे अगर मिसाल के तौर पर सारी सोसाइटी मुशरिक है और एक आदमी आकर के यार शिरक नहीं करना चाहिए आओ, तो वो अब वो शिरक नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि इतने लोगों को मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरे साथ नाराज हो जाएंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। या वो बिदतें नहीं छोड़ेगा, सारी सोसाइटी बिदतें कर रही है तो वो नहीं छोड़ेगा। इसी तरह अगर कोई आइडिया उसके पास साइंस का आ गया है या इस्लाम का आ गया है या कोई जो पूरी सोसाइटी में इतना मकबूल नहीं है, तो वो उसको उस वक्त तक नहीं अपनाएगा। सही होने के बावजूद उसको लग रहा होगा कि बात ठीक है लेकिन नहीं, मुझे बाकी लोगों के साथ रहना है। तो ये एक मुश्किल पेश आती है लोगों को कि ये हक बात को तस्लीम करने की बजाय, सच्चाइयों को इस्तदलाल को सुनने की बजाय, वो इस चक्कर में रहते हैं कि नहीं मुझे मेन स्ट्रीम के साथ चलना है, मुझे मेन स्ट्रीम के साथ चलना है। और ये इल्मी लोगों में भी होते हैं, बड़े पक्के किस्म के जो एकेडमिक्स होते हैं उनके अंदर भी ये जज्बा होता है। सुना जो फिर कहेंगे कि ये मैं जमहूर के साथ हूँ, मैं अक्सरियत के साथ हूँ, मैं उम्मत के साथ हूँ, मैं ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जुमले बोल रहे हैं कौन लोग? इल्मी लोग। क्योंकि ट्रेडिशन के साथ जुड़ना और हक के साथ जुड़ना ये दो डिफरेंट बातें हैं। लेकिन वो फिर ट्रेडिशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पूरी उम्मत जा रही है या अक्सरियत जा रही है तो उसकी तरफ वो रहना। पूरी कम्युनिटी जो काम कर रही है, तो मसलन अगर कम्युनिटी क्रिकेट खेल रही है तो आप नया गेम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते ऐसे लोगों को। वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने क्रिकेट ही खेलनी है। लेकिन जो आदमी इस तरह का नहीं है उसको आप नई गेम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, नया आइडियाज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये उनके यहाँ आसानी होती है। इन लोगों के यहाँ ये सोसाइटी के साथ जुड़कर, जत्थे में बैठकर, ग्रुप में बैठकर, अपनी कम्युनिटी में बैठकर सोचते हैं। तो इनको भी इस्तदलाल से बात को मनवाना समझाना मुश्किल हो जाता है। और वो ये सोच रहे होते हैं अच्छा मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, बहन भाइयों को छोड़ दूँ, इसकी बात मान लूँ, ये मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी देखें सीरत, तो उसमें आपको पहले पहल, जब अक्सरियत नहीं है, आप जो भी ईमान लाएगा अकेला हो जाएगा, तो आपको 200-250 लोग नजर आ रहे हैं पूरे मक्का में से। 200-250 लोग आप पर ईमान लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम अकेले हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं हो जाए, हक की खातिर हम अकेले हो जाएंगे। तो लेकिन बाकी लोग ये हौसला नहीं कर पाते कि मैं अपना कबीला छोड़कर, अपनी कौम छोड़कर अकेला रह जाऊं। नहीं, वो इसको कबूल नहीं करते। तो ये भी एक सोचने का अंदाज है जिसकी वजह से हमें दलाइल वगैरह नहीं काम आते, बल्कि उनका सोशल नेटवर्क, उनका ताल्लुकात ये काम आते हैं कि इनको यहाँ से बात समझानी है। तो लेकिन जाहिर है कि हर बात इस तरह से बनाकर पेश नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी वही कशमकश चलती है इन लोगों के साथ भी कि अब सोसाइटी मानेगी तो मैं मानूंगा, मेरी कम्युनिटी मानेगी तो मैं मानूंगा। चुनाचे फिर वो एक रायामा हमवार करने का पूरा एक काम करना पड़ता है और फिर जाकर ये लोग तस्लीम करते हैं। तो अब देखिए हमारे साइंस आती है, तो साइंस को कबूल करने वाले लोगों रेजिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि उनको अकेले होने का डर है। लेकिन जैसे जैसे सारे लोग मानने लग गए तो इनको भी आसानी हो जाती है। अब जमहूरियत ऐसी हुई कि जमहूरियत आई, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सारे मान रहे हैं तो ठीक है मान लेते हैं। अब कोई जमहूरियत के खिलाफ उठना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होगी कि वो अकेला रह जाएगा। तो ये भी एक सोच का अंदाज है कि हम कम्युनिटी के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, इसलिए जो बात नहीं आएगी उसको मानने और ना मानने का फैसला इस बुनियाद पर होगा। तो ऐसे लोग बाकी लोगों के मुंह देख रहे होते हैं कि ये मानते हैं तो मैं मान लूंगा, नहीं तो मैं नहीं ठीक मानूंगा। है। इसमें ये वजह भी तो हो सकती है, ये लोग इस तरह सोचते हो कि अपनी अकल को जरा डबल डाउट करते हो कि यार कई तो वजह है कि सारे लोग कोई एक चीज मान रहे हैं, तो क्या पता इतने ज्यादा लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, क्या पता मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल पीछे ये भी चल सकता है। ये असल में वो होगा कि जहाँ पर एतमाद की कमी है, अपने ऊपर एतमाद की कमी है। लेकिन ये लोग उन चीज़ों में जहाँ पर इनको ये मसला नहीं होता कि अकेले रह जाने का, वहाँ अपनी पूरी अकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पूरे एतमाद में होते हैं। लेकिन बहरहाल ये इम्कान होता है। तो ये एक और कैटेगरी बन जाएगी कि वो लोग जो इस ख्याल में हैं कि कम्युनिटी ज़्यादा अच्छा सोचती है, ज़्यादा जहन ज़्यादा अच्छा सोचते हैं,
तो ये भी बिल्कुल हो सकता है, और ये हमारा इल्मी इस्तदलालात में भी चीज़ शामिल है कि अक्सरियत, जब अच्छे उलमा की, माहिरीन की अक्सरियत एक बात कह रही है, तो अकेले आदमी की बात में कमजोरी हो सकती है। ये इल्मी तौर पर भी बात ठीक है। ठीक सर, चौथी कैटेगरी वो ये है कि दलील से ताल्लुक की तरफ सोचने वाले। हाँ, दलील से ताल्लुक, ये वो लोग हैं जो प्योर लॉजिशियन कह लीजिए, अकली तौर पर सोचने वाले हैं, दो जमा दो चार करके रहने वाले हैं। ये फिर लोग जो होते हैं कि इनको पहले दलील मुतासर करेगी तो बात मानेंगे, वरना ये मानेंगे। लेकिन ये बहुत थोड़े होते हैं, आबादी में हजार में एक दो, इनकी तादाद थोड़ी होती है। दौर जदीद ने साइंसी जहन बनाकर लोगों को ज़्यादा इस तरह का कर दिया कि वो साइंटिफिक तरीके से साबित हो तो मानते हैं, लेकिन वो असल में उनका अपनी तबीयत मिजाज नहीं होता। तो ये प्रोपेगंडे के जरिए से हम या बहुत ज़्यादा किसी बात को फैला दें तो वो भी असरअंदाज हो जाती है, लेकिन वो अपने नेचर में बहुत थोड़े लोग हैं जो दलील से बात को मानेंगे, फिर कोई एफिलिएशन, फिर कोई और ताल्लुक देखेंगे। तो ये लोग थोड़े होते हैं, लेकिन इनका असल, इनको दूसरी बातें समझाना मुश्किल हो जाता है। मसला इनको अगर ये समझाना पड़े कि भाई माँ की खिदमत करो, दलील कोई नहीं है, तो ये नहीं मानेंगे। इनको अगर ये समझाना पड़ जाए कि भाई देखो, ये एक पुरानी बात चली आ रही है, ज़बरदस्त बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, वो कहेंगे दलील लाओ, पुरानी बात क्या होती है। इनके साथ ये मुश्किलें आ जाती हैं कि ये बाकी जितने अभी हमने बातें की या बाद में भी करेंगे, उन चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देते। ये हंस रहे होते हैं जब कोई कह रहा होता है जी कि मेरे बाबा ने ये बात कही थी तो इसलिए मैं मान रहा हूँ, तो ये उसका मजाक उड़ा देंगे कि ये क्या बात हुई। तो इनके यहाँ ये नक्स होता है कि इनको दलील दें तो बात समझ में आएगी, बाकी कोई पहलू, फितरी बात, कोई समाजी बात, कोई तहजीबी बात हो सकता है इनके लिए मुश्किल का बायस बने। हाँ, आप उसमें कोई लॉजिकल चीज़ बयान कर दें तो कहा हाँ क्या बात है, समझ आ गई। लेकिन ये तादाद थोड़ी होती है, इसलिए ये नुकसान कम पहुंचाती है। पहली जो चीज़ें वो पॉपुलेशन के किस्में हमने की हैं, वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं सोसाइटी में। वो हक को पिनपने नहीं देती, सच्चाइयों को नहीं आने देती। ये लोग थोड़े होते हैं चूंकि, और हक को दलील अगर आ गई है तो मान लेंगे, इसलिए ये नुकसान कम पहुंचाते हैं। लेकिन इनके साथ भी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास दलील मजबूत नहीं है तो ये आपकी बहुत कभी बात को भी, बहुत सही बात को भी तस्लीम नहीं करेंगे अगर आप इनको दलील नहीं दे सके। तो ये इनका नक्स होता है कि ये फिर उसी दलील के फकीर बन जाते हैं, और जब तक आप दलील नहीं देंगे ये बैठे हुए हैं और बहस पे बहस करते चले जाते हैं। लेकिन ये लोग वो होते हैं कि जो फिर नए अलूम दरियाफ्त करते हैं, नए दलाइल देते हैं। अगर इनकी किसी चीज़ के साथ एफिलिएशन रही है बचपन से बड़े होने तक, तो ये फिर उनको दलाइल फराहम करते हैं। ये लोग फिर नए अलूम तश्कील देते हैं, नए डिसिप्लिन्स बनाते हैं, नए तरीके इस्तेदलाल को लेके आते हैं। तो ये इल्म के ईजाद करने वाले, डिस्कवर करने वाले बन जाते हैं। ये इनका ये रोल होता है। जिस तरह एक ग्रुप हमने देखा कि मीशत को, एक ग्रुप हमने देखा कि वो सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा होता है, इसी तरह ये लोग जो हैं ये इल्म की रास्ते खोलते हैं और वहाँ नए थेरीज, नए इस्तदलाल, नए पॉइंट्स, नए नुक्ते लेकर सामने आते रहते हैं। ठीक। आपने बात की कि इन लोगों पर अकल का जरा गलबा होता है, हर चीज में लॉजिक को यूज करते हैं। तो ये वजह होती है कि इनके जरा अपने पब्लिक रिलेशंस उतने पायदार नहीं होते और लोगों को इनके साथ मामला करने में बड़ी मुश्किल आती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कठोर किस्म के लोग होते हैं। इनके साथ समाजी ताल्लुकात लोगों के अच्छे नहीं होते। खा ये अपने किरदार में कितने ही पुख्ता क्यों ना हो, लेकिन मिलना जुलना कम होगा, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। उनके ये दिमाग में ही नहीं बात बैठती कि अच्छा किसी के साथ जाके गपशप लगाई जाए, को दिल हल्का किया जाए या उनके किसी काम आया जाए। तीमारदारी में जाकर बैठे हुए हैं, बाद लोग देखेंगे आप, दो दो घंटे दे देंगे तीमारदारी में। ये अगर जाएंगे भी, हाँ जी ठीक है, दवा ले ली, डॉक्टर से मिल लिया, डॉक्टर ने क्या कहा, और उठकर वापस आ जाएंगे। तो ये एक इस एतबार से कारोबार में भी नाकिस हो गए, समाज के अंदर सोशल ताल्लुकात में भी नाकाम होंगे, और कुछ और चीज़ों में भी ये उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से नॉर्मल इंसान कर रहा होता ठीक सर, हमारी नेक्स्ट पांचवी कैटेगरी है रिश्तों के मतवाले। है। रिश्तों के, जी। जी हाँ। जी, जो लोग हैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। ये माँ है तो माँ के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने को तैयार है। बीवी अपना ली है तो बीवी के लिए हर चीज़ तोड़ फोड़ करने को तैयार है, हत्ता कि हो सकता है कि माँ को भी धक्के दे के निकाल दे।
یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں باقی کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی ہوتی، رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو رشتہ یہ سمجھ لیں کہ یہ رشتہ ہے، ماں کو سمجھ لیا ہے تو ماں کے لیے، باپ سمجھ لیا ہے تو باپ کے لیے، بیوی کو رشتہ بنا لیا ہے تو بیوی کے لیے، یہ پھر دلائل، نقصان، فائدہ، سوسائٹی، کچھ ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس دائرے میں یہ رشتہ داری میں، رشتہ داری کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے دو مثالیں دی، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، دوست، اسی طرح کسی آئیڈیا کے ساتھ کوئی ان کا رشتہ جڑ گیا ہے، کوئی تعلق بن گیا ہے، تو بس مثال کے طور پر یہ میرے دادا کی بات ہے جی، تو دادا کی بات ہے تو اب یہ غلط نہیں ہو سکتی، خواہ آپ اس کی جو مرضی غلطی واضح کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو گروپ ہے سوسائٹی کے ساتھ رہنے والا، اس سے ڈفرینٹ ہے، یہ اس نے ایک دو رشتے اپنا لیے ہیں، اب اس کے گرد گھومے گا یہ سوسائٹی کے، کمیونٹی کے ساتھ نہیں گھوم رہا، یا سوسائٹی کا حصہ بن کر نہیں جی رہا، یہ اپنے باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو باپ کے لیے اب سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ماں کے ساتھ جڑا ہے تو ماں بیوی کے ساتھ جڑ گیا ہے، دادا کی بات تھی تو بس جڑ گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، میرے وڈیا نے کیا سی، بزرگوں نے کہا تھا، یہ میرے دادا کی بات ہے، میرے نانا نے کہا تھا، وہ بس اسی میں رہیں گے۔ اب ان کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دادا جو ہیں وہ افلاطون تھے یا ارسطو تھے، یا ان کو وہی آتی تھی، وہ غلط بات نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ یہاں سے جڑتے ہیں، جی میرے ابا جان کی یہ بات، میری امی تو ایسی تھی، میری فلاں ایسا تھا۔ تو یہ رشتوں کے جو اہمیت ہے، دراصل ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے آپ سے اٹھا ہوتا ہے، یہ جو رشتہ ہے یہ میرے سے اٹھا ہوتا ہے۔ میرا باپ غلط ہو سکتا ہے؟ نہ نہ نہ۔ میرا باپ کمزور ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ بہیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ دنیا کی کوئی چیز، ہاں اگر آپ منوانا چاہتے ہیں تو کہیں آپ کے دادا نے مجھے کان میں یہ بات کہی تھی، پھر شاید مان جائے۔ تو آ، ہمارے استاد نے ایک فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے، تو وہ ایک شکایت ان کو بتائی جا رہی تھی کہ یہ جو صاحب ہیں نماز نہیں پڑھتے، باقی سارے نماز پڑھتے ہیں۔ تو استاد نے یہی حربہ استعمال کیا ان کے اوپر۔ تو وہ جو نوجوان آیا جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے جملہ کیا بولا، اس طرح کا جملہ، اب الفاظ یاد نہیں لیکن آئیڈیا تھا کہ دیکھو یہ بڑی اچھی فیملی ہے، اس کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دادا پردادا سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب میں کوئی ہے ایسا جو نماز نہیں پڑھتا؟ تو اس کے جب ہم چلے آئے وہاں سے، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ نوجوان نماز پڑھنے لگ گیا، کہ ان کے فیملی میں جو یہ ٹریڈ تھا کہ بھئی دادا پردادے سارے ہی ہے، تو اس نے بھی اس کے ساتھ ہی، تو اب اس کے لیے قابل قبول ہو گیا۔ تو میں نے استاد سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے، تو انہوں نے کہا مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ اسی ذہن کا آدمی ہے، کہ اس کو اگر ماں باپ کی محبت اجاگر کی جائے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عربوں کے لیے قرآن مجید میں یہ حربہ استعمال کیا ہے، جب اس نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ ابراہیم کی مدد پہ تمہیں پیدا کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تو وہ اسی چیز کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تم، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، تم کیسے مشرک بن گئے؟ تو اسی نفسیات کو، تو یہ اب ہمیں بات کرتے ہوئے، بات سمجھاتے ہوئے، ان چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اس مزاج کا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہمیں اسی طرح سے رویہ اختیار کرنا ہے، یا کم از کم اس کو تبدیل کرنا ہے کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سوچنے کا، سوچنے کے ہمیں جو بات کر رہے ہیں سوچنے کے اوپر، تو یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ساری سوچوں کے انداز پرفیکٹ ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، نہیں، ہمیں بات کرنے والے کو سوچنا ہے کہ میرا جو مخاطب ہے وہ کس گروپ کا آدمی ہے، اور جن گروپوں کا ہم بات کر رہے ہیں ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں، اور جہاں دلیل کی ضرورت ہے دلیل استعمال کریں، جہاں تعلق کی ضرورت ہو تعلق استعمال کریں، جہاں رشتے کی اہمیت ہو وہاں رشتہ استعمال کریں، لیکن یہ سارے کے سارے سوسائٹی میں ایک رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی فضول لوگ نہیں ہیں، غلط لوگ نہیں ہیں، غلط صرف وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ دلیل کا اسیر ہو گیا تو اب دلیل پر مر رہا ہے، اس نے فطرت کو بھی قتل کر دیا، اس نے رشتہ داریوں کو بھی قتل کر دیا، اس نے ٹریڈیشن کو بھی قتل کر دیا، تو یہ ٹھیک رویہ نہیں ہوگا، اس کو ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اگرچہ اللہ نے اس کے اندر ایک طاقت زیادہ رکھی ہے تاکہ وہ اپنی اس طاقت یا اپنے اس نظریے کا ایک سپورٹر بن کر سوسائٹی میں کھڑا رہے، اور سوسائٹی میں اس بات کی اہمیت رہے، ہر گروپ
अपना काम कर रहा होता है ज्यादा आसानी के साथ, लेकिन उसको दूसरे ग्रुपों का भी ध्यान रखना है और वो सलाहियतें भी अपने अंदर पैदा करनी है जो किसी न किसी दर्जे में सारी होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इन किसी को इनमें से दलील समझ नहीं आती, या दलील वाले को फितरत समझ नहीं आती, आ रही होती है, लेकिन उसने अपने ऊपर हावी दूसरा कर लिया होता है, एक चीज अपने जो उसके मिजाज के ज्यादा करीब होती है। ठीक। सर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी छठी वो है कि सच के जोया, ट्रूथ हाँ। सीकर्स। या ये एक और तरह की चीज है। ये पिछले जितने भी ग्रुप हैं हमारे, उनसे डिफरेंट होता है। इनको सच्चाइयों की तलाश रहती है हर चीज में। और ये आपको क्वेश्चन भी इस तरह करेंगे, मसला आप बात सुना रहे होंगे इनको, अच्छा ये किसने कहा, यही अल्फाज थे, इस तरह की चीजें। ये लोग जो हैं ये एक और किरदार अदा कर रहे होते हैं सोसाइटी में। ये चाह रहे होते हैं कि हर आदमी सच्चाइयों पर आ जाए, गलत किस्म की बातें, फजूल किस्म की बातें, सुनी सुनाई बातें सोसाइटी में ना चले। तो ये इस तरह का किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इनको बात समझाना इस एतबार से मुश्किल हो जाता है कि कुछ बातें झूठ होने के बावजूद मौजूद हैं, क्या करें अब उनका। तो वो उनको मानने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं नहीं नहीं सच्ची बातें होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर एक चोर मौजूद है, तो अब ये सच्चाई है, क्या करें इसको, वो मानने को तैयार। एक झूठा आदमी मौजूद है, वो कहते हैं नहीं नहीं सच्चा होना चाहिए इसको। तो ये एक मुश्किल पैदा कर देते हैं कि इनके लिए उन बातों को मानना मुश्किल हो जाता है कि जो होती हैं सोसाइटी में, वो उनका होना हक है, लेकिन वो बातिल होती हैं, वो गलत होती हैं। अब कहानियां कितनी पाई जाती हैं मजहब के बारे में, माइथोलॉजीज टाइप चीजें, तो वो सोसाइटी में मौजूद हैं। आप उनको इस मानी में तो कह रहे हैं कि ये गलत है, कि वो वाकई बनाई गई हैं, लेकिन वो दुनिया में मौजूद है और लोग उनको सच मान के चल रहे हैं। तो ये इनको ये इस तरह की बातें मनवाना मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता बाज़ औक़ात सच्चाई होती क्या है, इसमें ये लोग गलती का शिकार हो जाते हैं कि ये अपनी पसंद की बाज बातों को सच्चाई समझ लेते हैं। तो अब इनको दलील काम नहीं देगी, अब इनको आपकी बातचीत समझाना बुझाना काम नहीं देगा। हाँ, अब आपको इनके हिट करना पड़ता है कि जो तुम बात मान रहे हो ये फलां बात के खिलाफ है जो उससे बड़ी सच्चाई है, फिर कहीं जाकर ये हिलते हैं वरना ये हिलते नहीं हैं और अपनी बात पे डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, और मुसीबत बन जाते हैं दूसरों के लिए। और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, नहीं नहीं जी मुझे ये बताइए कि असल क्या है, असल क्या, मैं बता रहा हूँ ये असल यही है, नहीं 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 वाकई असल है, क्योंकि उनका इत्मीनान, उनको पसंद नहीं आ रही बात, लेकिन वो अपनी लिखी हुई है, तारीख में मौजूद है या कुरान में मौजूद है या हदीस में मौजूद है या किसी साइंस की तहकीक के मुताबिक वो सही है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही, तो अब वो बार बार पूछे जाएंगे। ये जो सोच का अंदाज है, ये भी बाज रियलिटीज को इनकार करने पर मजबूर कर देता है कि सच्चाई तो ये थी, लेकिन चूंकि मुझे लग नहीं रही, मेरे फ्रेम ऑफ माइंड में सच्चाई के मैार पर पूरी नहीं उतर रही, तो अब मैं ये बात नहीं मानूंगा। तो इनके यहाँ सच्चाई का मैार अगर गलत तय पा गया है, तो बस ये पत्थर बन जाएंगे। और अगर आप उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो चूंकि ये सच्चाई के तलबकार होते हैं, तो ये आसानी से बातें फिर कबूल भी कर लेते हैं। ठीक। सर हमारी सातवीं कैटेगरी है मामला फहम लोग। हाँ, ये सोच का एक डिफरेंट अंदाज है। मामला फहमी का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक झगड़ा आया, तो आपने समझ लिया कि वो गलती किसकी है, ठीक है, और इस मामले को कैसे हल किया जाएगा। ये लोग हक और बातिल में नहीं पड़ते, ये कहते हैं मसला हल कैसे होगा। तो बाज़ औक़ात ये झूठ का सहारा लेकर मसला हल कर देंगे, बातिल बात का सहारा लेकर मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी सारी अप्रोच होती है कि ये मामला जो सामने पेश आ गया है, जो झगड़ा पेश आ गया है, जो कशमकश हो रही है, या जो भी इशू उठ गया है, उस इशू को हल कैसे करें। इनका सारा फोकस इस पर होता है, हक बातिल नहीं। वो छोड़े जी इसको, ये क्या बात है, सच्चाई की गवाही नहीं, यहाँ झगड़ा खत्म करना है। वो देखो 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने। तो ये इस तरह से उनकी सारी सोच ये होती है कि मसला किस तरह से हल हो जाए, इशू रिजॉल्व हो जाए, ना कि हक और बातिल। ये जज की तरह बैठकर फैसला नहीं करते कि तुम चोर हो तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम बरी हो तुम्हें छोड़ा जाता है, नहीं। ये फैसला कर रहे थे, अच्छा ये झगड़ा पैदा हो गया, ये सूरत पैदा हो गई है, तो इसका हल क्या है। तो वो मामले को समझेंगे, मामले को समझकर झूठा सच्चा जो हल बनता होगा वो पेश कर देंगे। और इसके नतीजे में इन लोगों के साथ जो मुश्किलें आती हैं कम्युनिकेशन में, बात समझाने में, वो ये कि अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो सच्चाई है, हक है,
लेकिन वो मसले को उलझाने वाली है। हाँ, तो ये आपको धक्का देकर फारग हो जाएंगे, दफा हो जाओ, ये बात नहीं चलेगी। और अगर आप बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हैं लेकिन मसला हल कर रही है, तो कहेंगे फटाफट आओ जी, क्या बात है, आपने तुमने जबरदस्त बात कर दी। तो इनको ना अदल का, ना मुसावात का, ना सच का, ना बातिल का कोई परहेज नहीं होता। इनको अगर परहेज होता है तो वो ये कि मसला हल खराब ना हो जाए, मसला हल हो जाए। ये भी एक अप्रोच है सोचने की। ये लोग असल में पंचायत के लोग होते हैं। ये पंचायत के नहीं, सुलहजुई के लोग होते हैं। इनको अल्लाह ने पैदा इसलिए किया होता है कि ये मामलात को सुलझाएं और झगड़े ख़त्म करें और सुलह करवाएं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि हक बेचारा चीखता रह जाता है, ये मानते नहीं है। चुनांचे अगर आप कुरान में देखें तो कुरान की दावत में एक ग्रुप ऐसा था जो आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था कि आप हमारे ईमान को तस्लीम कर लें, हम आपके ईमान को तस्लीम कर लेते हैं। तो दोनों ठीक है, ईमान वाले हो गए ना, तो झगड़ा किस बात का। छोड़ें इस बात को कि सच्चाई क्या है, आपको मानना जरूरी है, कुरान को मानना जरूरी है, इसको छोड़ें। हमारा ईमान जो है, जो हम पहले से लेके आ रहे हैं कि अल्लाह है, आखिरत होनी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, बस मान लें। और हम आपका मान लेते हैं कि आप भी अहले ईमान है, हम भी अहले ईमान, तो बस झगड़ा खत्म। ये वो लोग होते हैं जो फिर इस तरह, ये वो मिजाज है जो इस तरह से सोच रहा होता है और उनका ख्याल होता है कि हम ज़्यादा बेहतर लोग हैं, मसले को हल कर रहे हैं। तो इनको भी हक बात मनवाना मुश्किल हो जाता है अगर वो मसले को, मसलियत को ख़राब करने वाली हो। ठीक, ये जो आपने बात की कि ये जो मामला फहम लोग यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड्स जो होते हैं, ये हक को और बातिल को जरा गड़बड़ कर देते हैं या फिर बिल्कुल यकसर नजरअंदाज करके बस उस मसले का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि ये लोग मसले का हल करते करते उस मसले को ज्यादा खराब कर दें, यानी कि फायदा पहुंचाने के बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचा दें। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये लोग नुकसान पहुंचा देते हैं अपने कम इल्मी की वजह से, कम बसीरत की वजह से। और बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं कि नहीं मामला इससे बिगड़ेगा, हालांकि उस सच्चाई को मानने से मसला हल होने वाला होता है। तो इस तरह के मौक़ों पर ये वाकई बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। चुनांचे कुरान के ज़माने में भी ये लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर गए और उनको नुकसान देने वाले बन गए। और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी अगर आप देखें तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बाज़ अच्छी चीज़ों को, वैल्यूज़ को मुआशरे में आने नहीं देते, क्योंकि उनके आने के बाद हाँ, अच्छा, नई तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि जो मसले सेटल्ड हैं वो सेटल रहें, उनमें कोई तोड़ फोड़ ना हो। लेकिन बाज़ अच्छी चीज़ें लाने के लिए, मसलन हमें अगर आज़ादी को लाना है तो बैलेंस तरीके से, तो वो उसके लिए कुछ चाहिए होगा। हमने अदल लाना है तो उसके लिए हमें कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो अच्छी चेंजेस के लिए भी हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। लेकिन ये जो मामला फहम और सुलह जो लोग होते हैं, ये इसको पसंद नहीं करते, तो ये फिर ये भी रुकावट बनते हैं हक के फैलने में या सच्ची बातों के अपनाने में या उनको दुरुस्त करने में। ठीक सर, हमारा नेक्स्ट जो सोचने का पैटर्न है इंसानियत का, वो है कि दिल रखने वाले, यानी कि उनको इससे कोई गर्ज नहीं है हक क्या है बातिल क्या है, बस जो सामने आ रहा है इंसान उसका दिल रख रहा है। जा ये थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। और लेकिन मेरा ख्याल है 100 में दो तीन लोग तो होते ही हैं ऐसे। ये लोग असल में सुलहजू हैं, मोहब्बत कमाने वाले, हर एक किसी की नज़र में अच्छे नजर आने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ये किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को मुंह पर गलत नहीं कहते। तो इस वजह से ये फिर अ, एक एतबार से सबकी बात मान रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ सामने। असल में तो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, वो जो भी उनको सही लग रहा होता है, लेकिन हर एक के सामने हर एक की बात मान रहे होते हैं। तो इसमें रुकावट ये बन जाती है कि अब इस आदमी को कायल कैसे करें। इसने तो मुंह पे कह देना कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है आपकी, मैं बात समझ गया हूँ, ज़बरदस्त बात आपने की है। तो बात तो उस वक्त समझ में आएगी जब हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, वो कुछ आगे से काउंटर क्वेश्चन करेगा, रद्द करेगा, तब पता चलेगा कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये लोग हम समझ के आ जाते हैं कि ये क्या बात है, बात हमारी इतनी जल्दी मान ली, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, लेकिन वो हमारा दिल रख रहा था। वो एक नेकी कमा रहा था अपनी तरफ से कि भाई इसमें क्या झगड़ा करना है, ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है, हाँ कह देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है। तो ये लोग भी जो हैं वो फिर सोच का अंदाज इनका डिफरेंट होता है। वो अपने अंदर जो तोड़ फोड़ करते हैं हमें उसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो हमारा दिल रखने के लिए हमारी तरफ की बात कर देते हैं। और अब इन लोगों को उस वक्त मुश्किल आती है जब दो चार लोग बैठे हुए एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं।
इस मौके पर फिर इनका ज़्यादातर रद्द अमल तर्ज अमल ये होता है कि ये खामोश रहते हैं, और इनको देखा तो इनकी तरफ मुंह हिला दिया, उनको देखा तो उनकी तरफ मुंह हिला दिया, लेकिन खामोश रहेंगे। खुलकर तायद या तरफदारी नहीं करेंगे किसी की। तो ये जो है लोग, ये इनका सोच का अंदाज दूसरों के साथ मोहब्बत का है। ये भी बहुत अच्छे लोग हैं, ये मोहब्बत को प्रमोट करते हैं, दूसरों का दिल रखते हैं। ये लोग उस वक्त काम आते हैं सोसाइटी के कि जब मिसाल के तौर पर मेरे और आपके दरमियान झगड़ा हो गया, तो इन्होंने मुझे मैंने कोई आपको सख्त बात कही थी, ये आके मुझे समझाएंगे, देखो आपने दिल तोड़ दिया है। मेरे साथ भी एक ऐसा, मैंने एक मजमून लिखा अपने ही किसी रफ़ीक के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी, तो मज़ामीन का तबादला हो रहा था, तो उसमें मैंने तजिया ज़रा सख्त कर दिया। तो उसके ऊपर मेरे अहबाब में से लोग आए, दो चार, उन्होंने कहा तुमने दिल आज़ारी की है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हालांकि मैंने नहीं की, लेकिन तो ये जो जो दिल आज़ारी करने का ये जो अमल है, ये इन लोगों को महसूस हो रहा होता है, और ये भी तादाद में थोड़े हैं, अगरचे 200-300 में, लेकिन बहरहाल ये अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ इस मजमून वाले मामले में उन्होंने ये किरदार अदा किया कि मैंने दिल आज़ारी किया, तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर दिल आज़ारी हुई तो माजरत चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा किरदार होता है जो ये लोग अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इनको बात मनवाना या समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि ये आपके सामने खुलकर आते ही नहीं है। ये दिल रखने के चक्कर में रहते हैं, और बस दिल नहीं दुखाना, और बाकी सब कुछ दुखता रहे तो दुखता रहे। तो ये कहना बचाव होगा कि इनमें जरा एम्पथी का फैक्टर ओवरलोड हुआ होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लफ्ज़ आपका अच्छा दे दिया है, जितने भी मैंने किस्में बताई हैं आपने, वो सारी की सारी एक चीज़ ओवरलोडेड होती है बस। ठीक सर, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, नौवीं कैटेगरी, जजमेंट देने वाले। ये बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हैं। झगड़ालू इस माने में नहीं कि झगड़ा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं। ये क्या करेंगे कि आपने कोई हरकत की, तो उसके अंदर से जजमेंट देने वाले मीनिंग निकालेंगे। इनका सोच का अंदाज हर चीज़ में ऐसा ही होगा। आप कुरान मजीद में पेश कर रहे हो, आप साइंस पेश कर रहे हो, तो ये आपके कहीं ये साइंस क्यों पढ़ा रहा है, क्यों हमें बता रहा है। बस हमने यहाँ एक कोर्स शुरू किया अपने इदारे में, तो वो लोग आ गए कि आप क्या करना चाहते हैं इससे, क्या फलां कौम पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि हम ऐसा नहीं कर रहे थे। अलूम कितने होते हैं, तो अगर हमारी तमाम स्कूलों में साइंस का एक मजमून होता है लाजमी, हाँ आप साइंस पढ़ रहे हो या ना पढ़े, जनरल साइंस जिसको कहते थे, तो वो इसका मतलब थोड़ा ही कि साइंसदान पैदा कर रहे हैं, नहीं, वो बच्चों के जहन को बेहतर करने के लिए, सोचने में मालूमात देने के लिए हम उसको पढ़ा रहे होते हैं। तो पढ़ाने के मकासद पढ़ाई वाले होते हैं, लेकिन ये लोग उसके अंदर से वो मीनिंग निकालेंगे, अच्छा तुम लोग इनको गुमराह करना चाहते हो। ये जजमेंट का जो तरीका है, ये कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी सोसाइटी में इनकी तादाद ज़्यादा है, बाज़ सोसाइटी में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इनकी तादाद ज़्यादा है। ये आपके हर कदम पर, आपकी हर बात पर इस तरह की बात निकाल कर बैठेंगे कि अच्छा वो तो मुझे नीचा दिखाना चाह रहा था, अच्छा वो मुझे समझाना चाह रहा था। मिसाल के तौर पर मैंने आपकी तारीफ की है, तो आपका अगर भाई आपके पास बैठा हुआ है, तो वो जजमेंट ये करेगा, अगर वो जजमेंटल है, कि अच्छा ये मुझे पसंद नहीं करते, साजिद मुझे पसंद नहीं करता। तो ये इस तरह के जो तरीके हैं, ये फिर जब ये इस तरह की जजमेंट, बात बात तो धीमे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो अपने दिल तक रखते हैं, लेकिन जो बयान करने वाले होते हैं वो बयान कर देते हैं, जिसके नतीजे में सोसाइटी में झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन इनका भी एक पॉजिटिव किरदार है। ये हमें सिखाते हैं कि देखो, सलीके से बात करो, इस तरीके से बात ना करो कि तुम पर ये जजमेंट आ जाए। हमें ये सिखाते हैं कि लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या नतीजे निकाल सकते हैं उसमें, ये हमें ये सिखाते हैं। इनका किरदार इस एतबार से हमारे लिए तरबियत का एक अमल पैदा कर देते हैं अपने जजमेंट्स के ज़रिए से। तो ये भी एक सोचने का अंदाज है। ये कभी भी फेस वैल्यू पर चीज़ें नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते, आपकी हर बात में निकालेंगे। इस तरह से ये जो लोग होते हैं, ये आपके बारे में, सियासी लीडरों के बारे में, मजहबी पेशवाओं के बारे में, आप अगर कोई सोसाइटी में काम करना चाहते हैं उसके हवाले से, आप कोई खैर की बात किसी मौके पर करें, कोई प्रोग्राम नहीं आपका, बस खैर की बात आपने कर दी, तब भी ये बड़ा बनना चाहता है, ये लीडर बनना चाहता है, ये लोगों को बताना चाहता है कि मैं इस तरह का हूँ। तो ये फिर इनके साथ भी वही मुश्किल पेश आ जाती है जो दिल रखने वालों के साथ होती है, कि इनको पता ही नहीं चलता हमें कि किस बात को इन्होंने सही तरह से लिया है,
किस बात को इन्होंने जजमेंटल के खाने में डालकर हमारे लिए बेड़ा गर्क कर दिया होगा हमारा। तो ये, लेकिन ये भी अच्छा किरदार अदा करते हैं। इनको अपनी ट्रेनिंग ये करनी है कि वो हर बात पे सिर्फ उसी बात पे जजमेंट दें जिस बात का इनके पास पक्का सबूत हो, वरना अपने आप को रोक के रखें। यानी कि ये लोग ना खुद ग्रो करते हैं ना ग्रोथ होने देते हैं। हाँ, इनका जो, अगर वो अपने आप को काबू ना पाए तो ये मुसीबत है। काबू पा लें तो ये ग्रोथ में काम देते हैं। कि मिसाल के तौर पर मुझे बताएंगे कि साजिद तुम्हारा ये काम जो है ये तुम इस तरह इसलिए कर रहे हो, तो मैं मोहतात हो जाऊंगा। तो इस पहलू से एहतियात इख्तियार करते हुए जब मैं चलूंगा तो ये मेरी ग्रोथ का बायस बन सकता है अच्छे तरीके से। लेकिन असल में रुकावट ही बनते हैं ये। ठीक सर, 10th पैटर्न ऑफ थिंकिंग है जो इसके करीब करीब ही है, तंकीदी जहन वाले लोग। हाँ, मैं जजमेंट्स को और जजमेंटल होने को और तनकीदी क्रिटिकल होने को फर्क करूंगा, लेकिन करीब करीब है, इसमें कोई शुबा नहीं। तनकीदी का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का जायज़ा इस तरह से लेना कि उसकी खामियां निकाली जाए। ये आपके अखलाक पर या आपकी नीयत पर हमला नहीं कर रहे होते। ये बता रहे थे कि ये काम ठीक नहीं हुआ। तो जजमेंटल क्या करता है, नहीं तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। ये कहेंगे नहीं, तुम्हारे जुमले में ये जुमला तुमने लफ्ज़ ठीक नहीं बोला। हाँ, तुमने ये जो काम तुमने مثلا एक पेंटिंग बनाई है तो इसमें नक्स रह गया है, इसमें तुमने ये लाइन अच्छी नहीं लगाई, या ये तुम्हारा स्ट्रोक अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तनकीदी ज़हन होता है। ये बहुत कीमती लोग हैं सोसाइटी के। इनके यहाँ खराबी ये होती है कि ये हर चीज़ में टांग अड़ा देते हैं, सिर्फ अपने मैदान की चीज़ नहीं। तो मिसाल के तौर पर ऐसा आदमी अगर डॉक्टर है तो उसको चाहिए ना कि डॉक्टरी में इस तरह के काम करे। लेकिन आप शायर हैं तो आप उसमें भी टांग अड़ा देंगे कि तुम्हारा शेर ठीक नहीं है। आप अगर पेंटर हैं तो आपकी पेंटिंग में भी टांग अड़ा देंगे कि भाई तुमने एक ठीक नहीं किया। तो ये लोग मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन बहरहाल ये इनका भी एक किरदार है, ये हमें तनकीद कर करके हमारी खामियों से आगाह करते हैं। बस इनको ये काम करना है कि अपने फील्ड तक महदूद रहें, या दो एक फील्ड जो भी उनके, मसलन एक डॉक्टर हो सकता है लेकिन शायरी भी पढ़ता हो तो ठीक है, उसके दोनों मैदान हो सकते हैं। तो अपने अपने मैदानों में रहें। इन लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन की मुश्किल पेश आती है कि ये बात सुन नहीं रहे होते, तनकीदी जायजा ले रहे होते हैं। ये आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे जब इनकी तनकीद के म्यार पर पूरा उतर आएगा। वो हल्का फुल्का इनके म्यार पर नहीं उतरा तो वो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इनके यहाँ फिर ये मुश्किल हो जाती है। तो ये आपकी बात सुनने में उस वक्त आमादा होते हैं जब ये किसी दूसरी स्टेट में चले जाएं, कि या तो आपके साथ एफिलिएशन में आ जाएं, तो अब इनका ये एतमाद हो जाता है कि नहीं ये खता से पाक टाइप आदमी है, ये गलती कम करता है। तो फिर ये बात सुनने लग जाते हैं, वरना नहीं सुनते। इनके जो तनकीदी जहन है वो मुसलसल काम करता रहता है। अलबत्ता ये टाइम के साथ साथ कुछ ठीक हो जाते हैं, तनकीद कम हो जाती है, और ये ज़रा रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं सारे काम एक इस मेयार पर पूरे नहीं उतर सकते, तो फिर कमी आ जाती है। लेकिन बहरहाल ये तनकीदी जहन के साथ हर चीज़ को देखते हैं और कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम पड़ते हैं, लेकिन अपना किरदार सोसाइटी में जैसे सबका एक रोल है, ये भी करते रहते हैं कि हमें क्रिटिक करके बताते रहते हैं तुम्हारे अंदर ये नक्स है, तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम्हारे अंदर ये खराबी है। इनमें से कुछ लोग बहुत तकलीफ में चले जाते हैं जो अपने आप को तनकीद करने लग जाते हैं। ये लोग जो फिर डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में बहुत शदीद तरीके से चले जाते हैं। इनको अपने कामों पर तनकीद करने का लुत्फ आने लग जाता है, और वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि ये बेतमादी का शिकार हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आती कि अब मैं इसमें से कैसे निकलूं। तो ये लोग भी होते हैं। इन लोगों का डैमेजिंग पहलू एक दूसरों के लिए होता है कि बाज़ लोग कमज़ोर होते हैं और इनका उनके ऊपर तनकीद का जोर ज्यादा चलता रहता है। तो ये उनको फिर उठने नहीं देते, उनके अंदर एतमाद पैदा नहीं होने देते। इतनी तनकीद करते रहते हैं हर चीज पर, तुम्हारी शक्ल कैसी, तुमने बाल ठीक नहीं बनाए, तुमने कपड़े कौन से पहने हुए हैं। वो मुसीबत बन जाते हैं उनके लिए। वो फिर इनसे घबराते हैं और उनकी शख्सियत ही डैमेज कर देते हैं। ये तनकीदी जहन बाज लोग ऐसे हैं। अलबत्ता इनका पॉजिटिव रोल जैसे मैंने पहले बताया वो है कि ये हमारी तामीर का काम करते हैं, हमें बताते हैं कि तुमने ये काम खराब कर लिया है। तो अगर हम उनकी बात पे तवज्जो दें, अपने काम को ठीक कर लें, तो ये बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यानी कि इनको नजर रखनी चाहिए कि इनकी तनकीद मुस्बत रोल प्ले कर रही है या मनफी। जी। ठीक सर, हमारा 11th जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो है तफसीली जहन। हाँ जी हाँ। अब यहाँ पर दो जहन इकट्ठे जेर बहस आ जाएंगे। एक वो जहन है जो जंप लगाता है, अच्छा ये बात है, ओ ये बात है। वो बीच के जो
स्टेप्स हैं वो छोड़ देता है। इसको मैं कैसे मिसाल से समझाऊं? कि मिसाल के तौर पर आप आए तो आपके हाथ में एक किताब थी, तो मैंने फौरन, मेरे दिमाग ने जंप लगाया कि ये कोई किताब तोहफे में देने आए हैं। ठीक है। लेकिन जो तफसील पसंद आदमी है वो ये जंप नहीं लगाएगा, वो इंतजार करेगा कि आप आएंगे, किताब पकड़ाएंगे कि आपके लिए तोहफे में लाया हूं, तो फिर मान जाएंगे। तो बीच में जो स्टेजेस होती हैं बात की, ये पूरी करनी पड़ेंगी आपको अगर आपने उनको बात समझानी है। एक के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, तीसरी के बाद चौथी बात, ये जब तक आप पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ाएंगे एक एक स्टेप करके, ये बात नहीं मानेंगे, इनको बात समझ नहीं आएगी। ये लोग जो होते हैं ये फिर वो काम करवाते हैं अपने मुखालिफिन से कि फिर कुरान की तफसीर लिखनी पड़ती है, और जो किताबें हैं उनकी कमेंट्री लिखनी पड़ती है। मसलन अगर आपने शेक्सपियर का ड्रामा समझाना है तो इनको नहीं समझा सकते, उसके लिए आपको एक तफसीली कमेंट्री लिखनी पड़ेगी कि अच्छा जी उस जमाने में यूं होता था, इसलिए इस ड्रामे के हीरो ने ये जुमला बोला है। ठीक है। तो ये फिर ये लोग जो हैं ये अलूम की, और अगर ये खुद इल्मी दुनिया में आ जाए तो फिर ये तौजीही किस्म का लिटरेचर तैयार करेंगे, तफसीली चीज़ें लिखेंगे, और आपको एक एक चीज़ करके समझाएंगे। हिंदी की चिंदी जिसको हम कहते हैं वो कर देते हैं। पूरी जो ट्रेल है इस्तदलाल की और पूरी जो लाइन है इस्तदलाल की, वो एक एक स्टेप आप पे वाजे करेंगे। ये लोग जो हैं ये, इनके साथ मोटी मोटी बात करना मुश्किल होता है। एक हम देखते हैं, इसको कहते हैं कि एक बड़े ओवरऑल एक इमेज बना लेना जहन में, ये नहीं, ये बहुत तफसीली जुजियात में जा जाकर उसकी बनाएंगे। तो इनके साथ कम्युनिकेशन उस वक्त मुश्किल हो जाती है जब मुख्तसर बोलने वाला आदमी हो, ये इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। या बातों में शिफ्ट करने वाला हो, एक बात कर दी और उसने समझा, जैसे अरब बोलते थे, अरब बोलेंगे एक बात कह देंगे तो एक लंबी बात, उसके बाद बीच में सारी तफसील छोड़ देंगे, दूसरी बात कर देंगे, इन दोनों बातों को मिलाइए तो आपको गैप खुद फिल करना है। ये लोग उस गैप को फिल नहीं कर पाते। चुनाचे इन लोगों की तादाद चूंकि ज़्यादा होती है सोसाइटी में काफ़ी हद तक, तो ये फिर मुश्किल पैदा कर देते हैं इल्मी कामों को मुख्तसर रखने में। चुनांचे इनके लिए फिर लंबा काम करना पड़ता है लोगों को, वो हर हर किताब की बहुत तफसीलात करनी पड़ती हैं दलाइल के साथ समझाना पड़ता है। तो ये बड़ी पिक्चर जिसमें डॉट्स थोड़े हों लेकिन मुकम्मल हो, उसको नहीं समझ पाते। आपके पास ऐसी तफसीली डॉट्स बना कर देंगे, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। तो अब मिसाल मिसाल के तौर पर कुरान मजीद का एक जुमला है कि ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और तबजीर नहीं करते। ये जहन का आदमी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और तबजीर करने में ताल्लुक नहीं जोड़ पाएगा। वो ताल्लुक क्या है कि जो आदमी तबजीर, तबजीर का मतलब है कि बुरे कामों में पैसा उड़ा देना। तो जो आदमी तबजीर कर रहा होगा उसको इतनी लत लग जाती है बुरे कामों की कि वो उनमें पैसा खर्च कर रहा होता है, तो उसके लिए खैरात के लिए पैसा नहीं बचेगा, या उसका दिल ही इधर नहीं आएगा कि वो गरीबों के काम आए या मुश्किल में किसी के काम आए। तो अल्लाह ने दोनों बातों को इकट्ठा कर दिया। एक बड़ा जंप था इसमें कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तबजीर करते हो, तो इसमें एक बड़ा जंप था कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये फिर ऐसे लोग अगर तफसीर भी लिखने बैठेंगे तो इस आयत को जोड़ नहीं सकेंगे। तो ये वो एक सोच है जिसमें ये बेलमूम ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल सीखने के बाद ये लोग अपने आप को काबू कर लेते हैं। ये सोसाइटी में जो किरदार अदा करते हैं वो ये कि ये मुफस्सल किताबें लिखवाते हैं, तफसीली गाइड्स लिखवाते हैं, पूरे पूरे। अगर आप देखें कि तालिब इल्मी के ज़माने में हमारे, पता नहीं आप लोगों के ज़माने में अभी है या नहीं है, हमारे ज़माने में टेस्ट पेपर्स होते थे। टेस्ट पेपर्स का मतलब होता था कि इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में आने वाले मशहूर मशहूर सवालों के तफसीली जवाब लिख दिए जाते थे। किताब में वो बात एक पैरे में होगी, तो टेस्ट पेपर में वो 3 सफ़ों का सवाल बना दिया जाता था जवाब उसका। तो ये एक काम करना पड़ता है फिर इस जहन के लिए कि इनको किस तरह से आपने बात समझानी है। तो आप पूरी तकरीर करेंगे तो इनको तसल्ली होगी, अगर आप पूरी तकरीर नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ये तो अच्छा बोलने वाला नहीं है, अच्छा बताने वाला नहीं है, अच्छा उस्ताद नहीं है, तो ये इनके यहाँ ये मुश्किल रहेगी। ठीक।
سر ہمارا 12ویں کیٹیگری پیٹرن آف تھنکنگ کی وہ یہ ہے کہ ادبی ذہن. ہاں، یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت تنگ کرنے والا ذہن ہے۔ ان کو لطافت کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اب وہ سو کیا کہیں کہ استھیٹک سینس. ایستھیٹکس سینس بھی میں بھی ایک اور ریفائن قسم کی فارم ہو جائے گی، اور اس کو کیا لفظ بولیں گے؟ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. ہاں، یعنی اتنے زیادہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے جملہ بولا ہے نا جی، مجھے شرم آ رہی ہے، حیا بولیں، یہاں حیا بولنا چاہیے۔ اور اگر حیا سے بھی کوئی اچھا لفظ ہے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ بولیے۔ ان کے ہاں لطیف نکتے بڑے، کیا اس کو کیسے کیسے میں بیان کروں یعنی کہ کہ پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، پرفیکشن، لیکن آئیڈیاز کی ریفائنمنٹ اور اس کے اندر ڈیلیکیسیز ڈیلیکیسیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ یہ لوگ عقل، سائنس، آپ کی لاجک، آپ کی سوسائٹی بالکل بے معنی ہے۔ نہیں، بڑا قسم ڈیلیکیسی کے ساتھ کوئی بات ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، دل اچھل جائے، دماغ روشن ہو جائے، کیا مزیدار بات ہے، کیا لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ یہ ذہن جو ہے، یہ ان کو علمی باتیں سمجھانا ناممکن ہوتا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں جو ادبیت یا لٹریچر قائم کرتا ہے، یہ کسی فینٹیسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے یہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہوتی ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ دیکھو، بات کرنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے، ادب آداب یہ ہوتا ہے، تہذیب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تہذیب کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں، یعنی ان کو اگر کھانا بھی کھانا ہے تو اس میں بھی لطافت پیدا کریں گے کہ وہ لطافت کیسے آئے گی۔ چنانچہ ہمارے ہاں مغلوں کے زمانے میں جو ڈشز بنی ہیں، ان میں ایک پوری کیٹیگری ہے ڈشز کی کہ جس میں کا ملائی کی طرح گلا ہوا گوشت ہے، ملائی کی طرح یہ چیز منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی ہے۔ یہ معیار ہے ہمارا، مغلوں کے زمانے سے آیا ہوا ہے۔ تو جو منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی ہے، یہ ایک معیار ہے، وہ اسی ادبی ذوق سے نکلا ہوگا کہ وہ کھانے میں بھی آپ کھانے میں مسالہ ایسے ڈالیں گے کہ زبان پہ محسوس تو ہو لیکن مرچیں نہ لگیں۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ یہ تو پھر باتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے ایک صاحب آئے، او یار مزہ نہیں آیا، تمہارے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ میرے آئیڈیا پر دھیان دیں۔ او نہیں 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 نہیں، بس خدا حافظ۔ تو یہ اب وہ اسی میں رہتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت گفتگو کرتا ہے، کیا خوبصورت زبان بولتا ہے، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ پھر کمیونیکیشن مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تہذیب کے نمائندے ہیں، یہ ریفائنمنٹ کے، لطافت کے، ڈیلیکیسیز کے نمائندے ہیں، یہ سوسائٹی میں حسن لے کے آتے ہیں۔ انہی لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہوتی ہیں کہ خطاطی کیسے کرنی ہے، آپ کا خط کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا بھی اپنا کردار ہے، لیکن یہ بس اسی میں رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نشے میں زیادہ چلے جاتے ہیں، وہ دھت رہنا چاہتے ہیں اپنے خیالات میں، دنیا کی حقیقتیں ان کو تکلیف دینے لگ جاتی ہیں۔ تو ان سے بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو سنبھالیں، ڈیلیکیسی سے نکل کر دنیا کی ریالٹی کو تسلیم کریں۔ اس میں کانٹے بھی ہیں اگر پھول ہیں، اور اس میں پتھر بھی ہیں اگر بارش کے خوبصورت قطرے پڑ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اولے بھی آتے ہیں۔ یہ ان کو منوانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کا بھی اپنا ایک کردار ہے اور وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ البتہ جہاں جہاں ان کو بتانا چاہیے کہ یہاں ہارڈ شپ موجود ہے، یہاں کھردرا پن ہے، یہاں پر یہ آپ کو ناپسند آنے والی چیز ہے، لیکن اس کو قبول کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو حق بعض اوقات کھردرا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک سر، 13واں اور آخری پیٹرن آف تھنکنگ وہ یہ کہ خواہش کے پیچھے چلنے والے. ہاں، یہ ایک گروپ ہم پہلے زیر بحث لا چکے ہیں، مادیت، پیسے نقصان والا۔ یہ ان سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہ گروپ جو ہے یہ خواہشوں میں رہتا ہے۔ خواہشیں صرف مادی نہیں ہوتی، خواہشیں کئی ہوتی ہیں۔ مثلا میں لیڈر مانا جاؤں، مجھے سارے لوگ بڑا پڑھا لکھا مانیں، مجھے بڑا سمجھدار مانیں، مجھے اپنا آقا مان لیں، مجھے سائنسدان مان لیں، یہ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح
इनका तमन्ना होती है पैसा बहुत इकट्ठा हो जाए, इनकी तमन्ना हो सकती है शोहरत बहुत हो जाए, नेक नामी बहुत हो, इनकी ये होती है कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों, ये तमन्नाएं होती हैं। ये लोग एम्बिशियस होते हैं अपनी तमन्नाओं के पीछे। इनके जो एम्बिशियसनेस है ये इनको कहीं खड़ा नहीं होने देती। इनको हक की तलब नहीं होती, सच्चाइयों की तलब नहीं होती, समझने की तलब नहीं होती। ये मिसाल के तौर पर अगर किसी उस्ताद के शागिर्द बनेंगे, अच्छा ये 4-5 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, मेरी तकरीर तैयार हो गई, बस ठीक है, मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ये इस तरह की चीज़ें ले लेकर इनके यहाँ वो चीज़ें जो इनकी तमन्ना को पूरी करने वाली होती हैं, उनका एक बड़ा पहाड़ सा अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं। तो मसलन मैंने एक टीचर की मिसाल दूंगा, जो एम्बिशियस टीचर था, जो अपना उस्तादी को बहुत ज़्यादा नुमाया करना चाहता था कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का उस्ताद हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्योंकि उस्ताद के अंदर ये दो चीज़ें होनी चाहिए, इल्म बहुत हो और उस्ताद अच्छा हो। तो वो एक दिन मैंने उनको देखा तो वो बड़े बड़े अल्फाज याद कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे वो रोब डालना होता है ना बच्चों पे, बच्चों पे रोब डालना होता है। तो अब मिसाल के तौर पर आपको अगर एक बात लॉजिक का लफ्ज है, उसके लिए आप लॉजिक का लफ्ज बोले, लोगों कम्युनिकेट हो जाएगा। नहीं, वो कोई बड़ा सा लफ्ज लेकर आएंगे, लॉजिकलिटी, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने तमन्नाओं को पूरा करने के लिए फिर उसके रास्ते में जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसको तो ले लेते हैं मोटी मोटी। ये बहुत गहरे नहीं होते, इनको हक व बातिल से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपनी कामयाबी, अपनी तमन्ना बरारी इनका मकसद होता है। उसके लिए फिर ये हर तरह की चीज कबूल करने को तैयार होते हैं। इवन ये कि अगर किसी को गिरा कर उठना है तो ये गिरा भी देंगे। चाहे हमारे मुआशरे में आप देखेंगे कि बाज लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपनी तरक्की का काम नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरों को बदनाम कर रहे होंगे, दूसरों के कीड़े निकाल रहे होंगे, दूसरों के ऊपर तोहमतें लगा रहे होंगे, तो इसलिए कि अपनी तमन्नाएं पूरी करें और उसके लिए जो जो रुकावट नजर आ रही है ना उसको गिराते चले जाएं। ये फिर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये लोग भी माता परस्त लोगों की तरह ये भी सोसाइटी में ऐसे मेयारात कायम करते हैं कि फिर लोग समझते हैं कि हमें भी ये तरीका अख्तियार करना चाहिए। कामयाबी का ये भी एक तरीका है। चनाचे अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो वो सिर्फ मशहूरी के लिए हर तरह की बात वीडियो बना रहे होंगे। वो बातिल हो, पसंदीदा हो ना हो, वो ले आएंगे और बात झूठी बातें भी उड़ा देंगे जिसमें मकबूलियत होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो ये तमन्नाओं के पीछे भागते हैं। इनको इसकी कोई परवाह नहीं होती सच्चाई क्या है, तहजीब क्या है, अखलाक क्या है, नहीं, बस वो अपनी तमन्ना पूरी करनी होती है। ये जिसको गिराना है गिरा देंगे, जिसके साथ जुड़ के रहना है जुड़ेंगे, जिसके साथ फासला करना है उसको फासला कर देंगे, बहुत कीमती आदमी को भी खून कर देंगे और बहुत घटिया आदमी के अपने सर पे सवार कर लेंगे। ये लोग जो हैं ये फिर सोसाइटी में खराबियां पैदा करते हैं। ये एक ऐसे नॉर्म सेट करते हैं जैसा किसी जमाने में कानून ने किया था। कानून के पास इतना पैसा था कि लोग अच्छे खासे साले लोग समझते थे काश इसकी जगह पर मैं होता। तो ये वो चीज़ है जो खराबी पैदा करती है। लेकिन ये भी नए रास्ते देते हैं, नई सोच देते हैं, क्योंकि इन्होंने तमन्नाएं पूरी करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। ये उस जोर लगाने में फिर नए रास्ते खुलते हैं। तो इनका नेगेटिव वजूद भी सोसाइटी में एक फायदा दे जाता है कि नए नए ओपनिंग बन जाती हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं, नई सोचें बेदार होती हैं और कामयाबी के लिए मेयारात नए बनते हैं कि अच्छा ये भी एक मेयार है। मसलन अगर किसी यूट्यूबर को कहा जाए कि उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 5 मिलियन है, तो ये एक बड़ा कामयाबी का म्यार है। अब ये कोई नहीं देखता कि ये कामयाबी उसने सच झूठ बोलकर कैसे हासिल की है, या क्या फितना पैदा करके की है, या किस किस पर क्या क्या तबसरे करके हासिल की है। ये कुछ नहीं सोचता होता। तो ये कामयाबी का एक इस तरह का म्यार कायम कर देते हैं लोग कि फिर वो हम इनको फिर एम्बिशियस कहकर या इस तरह कहकर कह तो रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग उसको इस शान से देख रहे होते हैं, क्या बात है जनाब जबरदस्त। ये बातें सुनने वाले नहीं होते। इनको अगर आप बात करेंगे तो ये अपने तहक्कुम के साथ आपको कहेंगे तुम कौन होते हो, देखो मैं कहाँ पहुंचा हुआ हूँ, मैं एक खुशकिस्मत आदमी हूँ, देखो मुझे अल्लाह ने कामयाबियां दी हैं, तुम कौन हो, मेरे इतने फॉलोअर्स, मैं ऐसा, कोई और है ऐसा बताओ जरा। तो ये आसमान पे बैठ के बातें करो तो इनको बात सुनाई नहीं जा सकती। ठीक सर, आपने बड़ी खूबी से और बड़े ऐसे अंदाज में 13 सोचने के अंदाज पर गुफ्तगू फरमाई और उनके मस्बत और मनफी पहलू हमारे सामने रखे।
آج کی نشست کو ہم اختتام کرتے ہیں ڈائسیکٹنگ کوٹ سیگمنٹ کے ساتھ، اور میں آپ کے سامنے مارکس ایلیس کی کوٹ رکھتا ہوں، اس کو آپ ایک سوال کے طور پہ لے لیجیے گا. ہیپینس آف یور لائف ڈپینڈز اپون دی کوالٹی آف یور تھاٹس. بہت اچھی بات ہے. خوشی اور غمی، کامیابی اور ناکامی، ہر چیز میں اگر آپ سوچ میں اچھے ہیں تو کام بھی اچھے کر جائیں گے. تو بلا شبہ خوشی کے پیچھے میرے خیالات ہی ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کوئی ججمنٹل ہونا یا اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، کہ وہ خوش ہو سکے. تو خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچوں کو اچھا کیا جائے. میں پازیٹیو کا لفظ نہیں بولتا، صحیح کیا جائے. کیونکہ پازیٹیو میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی قتل کر رہا ہے، آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. صحیح سوچ رکھیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ ایسے ہی نباہ کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، غموں سے دور رکھتے ہوئے، مشکلوں سے دور رکھتے ہوئے، لیکن مشکلوں سے بھاگتے ہوئے نہیں، مشکلوں کو حل کرتے ہوئے. تو مشکلوں کو حل کرنے والا آدمی مشکل سے پریشان نہیں ہوتا. مشکلوں سے بھاگنے والا آدمی مشکل میں پڑتا ہے اور خوشیوں سے محروم ہوتا ہے. ٹھیک سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ آپ کو خیر سے رکھے جی. بہت اچھی بات ہے. اچھے سوالات بناتے ہیں آپ، ماشاء اللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ خیر سے